नमस्ते दोस्तों। पीजी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। तो ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और वह सार्थक शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें है कि वह शब्द के पहले जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा वह शब्द सार्थक होना चाहिए, तभी वह उपसर्ग होगा। अगर निरर्थक शब्द बनता है तो वह उपसर्ग नहीं कहलाएगा। और जैसे इसमें दिया है, बल एक शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। बल के पहले हम नीर या सा लगाने से दो नए शब्द बनते हैं। जैसे बल में हम नीर लगाएंगे तो बनेगा निर्बल, इसका अर्थ होता है बलहीन, अर्थात जिसके में बल नहीं है। और बल में अगर हम सा उपसर्ग लगाते हैं तो वह बनता है सबल, जिसका अर्थ होता है बलवान। तो उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है, शब्द के अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। जैसे हमने देखा था कि खाल यह था बल, इसमें हम नीर लगाए उपसर्ग तो वह हुआ निर्बल, तो उसका अर्थ हो गया बलहीन। और जैसे बल में ही हमने सब उपसर्ग जुड़ा था तो वह हो गया सबल, जिसका अर्थ होता है बलवान। तो अर्थात जो शब्द के अर्थ में क्या है, नवीन विशेषता ला देता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, गमन। गमन का अर्थ होता है जाना। अगर हम इसमें अनु उपसर्ग लगाते हैं तो यह नया शब्द बनता है अनुगमन। अनुगमन का अर्थ हो जाएगा पीछे चलना, मतलब पीछे चलने वाले व्यक्ति। इसमें यह जो है अर्थ में नवीनता का उदाहरण है। जैसे हमने देखा था कि गमन का अर्थ होता है जाना, लेकिन उसमें हमने लगाया अनु उपसर्ग, तो जो नया सार्थक शब्द बना है वह है अनुगमन। इसका अर्थ है पीछे चलना। तो पहला है कि यह अर्थ में नवीन विशेषता ला देता है। अब है दूसरा। दूसरा है शब्द के अर्थ को उल्टा कर देता है। शब्द का जो मूल अर्थ है, मूल अर्थ उसको क्या करता है, उल्टा कर देता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, मेल। मेल का अर्थ होता है मिलना, लेकिन अगर हमने इस पे अन उपसर्ग लगाया तो यह हो गया अनमेल। इसका अर्थ होता है न मिलना, अर्थात यह शब्द का जो मूल अर्थ है उसको उल्टा कर देता है। तो पहले में देखे थे कि हम शब्द के शुरुआत प्रारंभ में जुड़कर वह नवीन विशेषता ला देता है, उसी प्रकार यह शब्द के अर्थ को उल्टा भी कर देता है। इसका उदाहरण देख लिया था हमने, मेल। मेल का होता है मिलना, लेकिन हमने इसमें अनुपसर्ग लगाया तो यह बना अनमेल। इसका अर्थ होता है ना मिलना। यह है मूल शब्द के अर्थ को उल्टा करने का उदाहरण है। अब तीसरा दिया है कि शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। जैसे दिया हुआ है पुत्र, हमने उसमें लगाया सु उपसर्ग तो यह बना सुपुत्र। दोनों का अर्थ एक ही होता है, पुत्र अर्थात बेटा, सुपुत्र का मतलब बेटा। तो सबसे पहले इसमें है कि वाक्य में, सॉरी वाक्य नहीं, शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसकी नवीन विशेषता लाता है, और दूसरा है उसके अर्थ को ही उल्टा कर देता है, और तीसरा में क्या है कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं हम हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार से मिलते हैं। पहला होता है तत्सम से, दूसरा होता है तद्भव से, और तीसरा है विदेशज उपसर्ग। तत्सम तद्भव हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि तत्सम क्या होता है। तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न जो उपसर्ग है वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें जो उपसर्ग जुड़ेगा वह संस्कृत का शब्द होगा, और आगे हिंदी वो जुड़ के नया तत्सम उपसर्ग बनते हैं। उपसर्ग से नए शब्द बनेंगे। और है तद्भव। तद्भव है जो हिंदी से उत्पन्न हुए उपसर्ग है वह कहलाता है तद्भव उपसर्ग। अब तीसरा है विदेशज उपसर्ग। विदेशज उपसर्ग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विदेशज मतलब विदेशी। तो विदेशी भाषाओं से उत्पन्न उपसर्ग को विदेशज उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशज उपसर्ग। अब इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दो भाग में है। पहला है उर्दू उपसर्ग, उर्दू में अरबी और फारसी दोनों आ जाएगा, और एक होता है अंग्रेजी उपसर्ग।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग बनाने के हिंदी में तीन तरह से बना सकते हैं। तो तत्सम से मतलब संस्कृत के उपसर्ग होंगे, दूसरा तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशज उपसर्ग। विदेशज उपसर्ग जो विदेशी भाषा से उत्पन्न होंगे, और इसमें हिंदी में मुख्य रूप से विदेशज उपसर्ग को दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक पहला होता है उर्दू के उपसर्ग, इसमें आएंगे अरबी और फारसी, और दूसरा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब उपसर्ग ये दिया हुआ है, इसमें पहला है तत्सम मतलब संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है तद्भव हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशज। इसमें आता है एक तो उर्दू उपसर्ग आएगा और दूसरा आएगा अंग्रेजी। उर्दू को भी हमने दो प्रकार से बांटा है, एक है अरबी और एक होता है फारसी उपसर्ग। अब हम देखते हैं कि तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन सा आता है। जैसे इसमें संस्कृत के उपसर्ग है अति। पहला है अति। अति का अर्थ क्या होता है, इसका हम उपयोग करते हैं बहुत अधिक, ऊपर या परे का भाव उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जैसे इसमें दिया है अत्यंत। अत्यंत में अति है उपसर्ग और अंत है उसका मूल शब्द। तो मूल शब्द अंत है जिसमें अति उपसर्ग जुड़कर बनाता है अत्यंत मतलब बहुत अधिक। आगे भी जो दिया है उदाहरण इससे आप देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा पूछा जाता है, वह है अतीन्द्रिय। इसमें अति उपसर्ग है और इसका मूल शब्द क्या है, इंद्रिय। और है अतीत, यह इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अतीत का होता है अति प्लस इत, ये होता है अतीत। फिर है आगे है अत्यल्प। अति प्लस अल्प मतलब बहुत कम। और है अत्युक्ति। अति प्लस उक्ति, ये है अति से बनने वाले। सीजीपीएससी मेंस में पूछा जाता है कि उपसर्ग दे दिया रहेगा, इससे दो शब्द बनाइए, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो उपसर्ग अच्छे से करना इसको, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब दूसरा दिया है अधि। पहले हमने देखा था अति उपसर्ग, अब दूसरा है अधि। इसका प्रयोग हम करते हैं ऊंचे या श्रेष्ठ, प्रधान या मुख्य, इसके लिए हम अधि का उपयोग करते हैं। जैसे दिया है अधिकार। अधिकार में अधि उपसर्ग है और कार है उसका मूल शब्द, तो यह जुड़ के अधि में कार जुड़ के बन गया अधिकार। जैसे इसमें दिया है उदाहरण अध्यादेश, तो इसका होता है अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। और आगे दिया है अधिशुल्क। अधि प्लस शुल्क, यह हो गया अधिशुल्क। इसमें से इंपॉर्टेंट है ये अधीक्षण और अध्ययन, ये कोई एग्जाम में पूछा गया था व्यापम में। तो इसमें है अधीक्षण का होगा अधि, ये उपसर्ग है, और इक्षण है उसका मूल शब्द। इस प्रकार अधि में इक्षण जोड़ने से क्या बन गया, अधीक्षण। आगे है अध्ययन, ये है अधि प्लस अयन, यह है अध्ययन। यह संधि विच्छेद में पूछा गया था, अध्ययन का संधि विच्छेद कीजिए। तो आगे हम संधि भी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अधीन। अधि का हो गया अधि प्लस इन। अब आगे दिया है उपसर्ग है वह अनु। अनु उपसर्ग, ये संस्कृत का तीसरा उपसर्ग हो गया अनु। संस्कृत में अनु, इसका हिंदी में उपयोग होता है पीछे, बाद में या समानता के लिए। जैसे अनु प्लस भव अनुभव, अनु प्लस रोध अनुरोध। और आगे भी दिया हुआ है, ये सब अनु इसके उपसर्ग है, और जो पीछे जो लगा हुआ है वह उसका मूल शब्द। आगे जैसे दिया है इसमें इंपॉर्टेंट है अनुज। अनुज का होता है अनु प्लस ज। ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। अन्वेषण, अन्वेषण का होगा अनु प्लस ऐषण। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। तो यह हो गया अनु। हम अब है चौथा उपसर्ग है अब। संस्कृत में है चौथा उपसर्ग अब। इसका प्रयोग हम करते हैं अनुचित या बुरे, विकार, विरुद्ध, अभाव या हीनता के अर्थ में होता है। अनुचित या बुरा, या फिर विकार, विरुद्ध, अभाव या हीनता के अर्थ में होता है। जैसे इसमें दिया है अपकार। तो अपकार में अप क्या है, उपसर्ग है, और कार है उसका मूल शब्द। तो जो नया शब्द बनता है वह है अपकार। जैसे इसमें दिया है अपकीर्ति। अप प्लस कीर्ति, यह है नया शब्द बनेगा अपकीर्ति। इसमें जैसे उदाहरण दिया है आखिरी में अपेक्षा। अपेक्षा का है अप है
उपसर्ग है और इच्छा उसका मूल शब्द, तो यह बन गया अपेक्षा। अब आगे है अभी। अभी इसका प्रयोग हम करते हैं सामने, चारों ओर, कुशल, अच्छी तरह दिखाने के लिए हम अभी का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें दिया है अभिमान, तो अभी है उपसर्ग और मान है उसका मूल शब्द, तो नया शब्द जो बनेगा वह है अभिमान। जैसे है अभ्यागत, तो इसका होगा अभी प्लस आगत, यह है अभ्यागत। आगे भी दिया हुआ है उदाहरण, ये आप देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो है अभ्यागत। इस वजह से आगे उदाहरण दिया हुआ है अभी प्लस ज्ञान, ये हो गया अभिज्ञान। अभी प्लस साप, अभिशाप, और अभ्यर्थी, ये है इम्पोर्टेंट, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। अब आगे दिया हुआ है अव। अगला उपसर्ग है अव, इसका प्रयोग हम करते हैं हीनता, अनादर, पतन या बुरा के लिए उपयोग करते हैं। जैसे दिया है अव प्लस मूल्यन। अवमूल्यन अर्थात किसी वस्तु के मूल्य में कमी होना अवमूल्यन कहलाता है। अव प्लस नति, यह हो गया अवनति। अव प्लस गुण, अवगुण। अवगुण का अर्थ हो जाता है गुण के विपरीत, मतलब। तो आगे दिया है अवतरण, अव प्लस तरण, यह हो गया अवतरण। फिर है अव प्लस शेष, इसका हो जाएगा अवशेष। और अव प्लस चेतन, अवचेतन। आगे दिया है आ उपसर्ग, आ का उपयोग संस्कृत का उपसर्ग है आ, इसका उपयोग हम करते हैं तक, समेत और आदि अर्थों के लिए करते हैं। जैसे इसमें दिया है आ प्लस कंठ, ये हो जाएगा आकंठ। दूसरा है आकर्षण, आकर्षण में लगा है आ उपसर्ग, मूल शब्द है उसका कर्षण। ये इंपॉर्टेंट है, आजन में यह समास में पूछा जाता है कि कौन सा समास का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा अब यही भाव समास। आगे हम समास भी पढ़ेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। और जैसे दिया हुआ है नीचे आमरण, आ प्लस मरण, आमरण का अर्थ हो जाएगा मरते तक। तो आ है संस्कृत का उपसर्ग है और मरण है हिंदी का मूल शब्द है। आगे दिया है आनंद, आ प्लस नंद, आनंद। फिर अगला उपसर्ग है उत या उद। संस्कृत में उत या उद, इसका प्रयोग हम करते हैं ऊंचा, ऊपर और उत्कर्ष के अर्थ में। जैसे इसमें दिया है उत्कर्ष, उत्कर्ष में उत जो है वह है उपसर्ग और कर्ष है मूल शब्द, तो इससे जो नया शब्द बनेगा वह है उत्कर्ष। आगे दिया है उद्गम, उद प्लस गम, यह है उद्गम। फिर इंपॉर्टेंट है इसमें उन्नयन, उत प्लस नयन, ये हो गया उन्नयन। और दिया हुआ है उद्योग, उद प्लस योग, उद्योग। इसमें इंपॉर्टेंट है यह उल्लंघन, उड्डयन और उच्छ्वास। तो उल्लंघन का होता है उद प्लस लंघन, उल्लंघन। उत प्लस डयन, उड्डयन। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। अब है उप, अगला उपसर्ग है उप। इसका प्रयोग हम करते हैं निकट, गौड़, समीप, सहायक या छोटा के लिए। जैसे उप प्लस कृत, ये हो गया उपकृत। आगे इसका उदाहरण दिया हुआ है उप प्लस ग्रह, उपग्रह। उप प्लस चार, उपचार। इसमें इंपॉर्टेंट है ये उपेक्षा, उपेक्षा अर्थात किसी से कमी के लिए जो तुलना करने के लिए करते हैं वह हो गया उपेक्षा। उपेक्षा में उप है, उपसर्ग है और इच्छा है मूल शब्द। इस प्रकार नया शब्द जो बनेगा उपेक्षा। और है ये उपाधि, का होता है उप प्लस आधि, है उपांग, उप प्लस अंग, उपांग। बाकी जो उदाहरण आप दिया हुआ है वो आप कर लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता रही हूँ। अगला उपसर्ग है दुस या दुर। इसका प्रयोग हम करते हैं बुरा, कठिन या दुष्ट के अर्थ में। जैसे इसमें दिया है दुराचार, तो दुरा में दुर प्लस आचार। दुर क्या है, उपसर्ग है, आचार है उसकी मूल शब्द। तो इस प्रकार
आचार में मूल शब्द आचार में उपसर्ग हम जब दूर का प्रयोग करेंगे तो नया शब्द बनेगा दूराचार। आगे जैसे दिया हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट है दुर्दिन, दूर प्लस दिन। ये दूर हमेशा आधा रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे जब आपको दिया होगा उपसर्ग से नया शब्द बनाने के लिए, तो आप ये दूर है हमेशा आधा ही लिखेंगे। र के नीचे ये हलंत लगाना जरूरी है। और जैसे दिया है दुर्भाग्य, दूर प्लस भाग्य दुर्भाग्य, दुस्साध्य, दुस प्लस साध्य दुसाध्य। इसमें इंपॉर्टेंट है ये दुर्लभ, दूर प्लस लभ, ये हो गया दुर्लभ। और है दुर्वासा, दूर प्लस वासा दुर्वासा। आगे है उपसर्ग नी। नी का प्रयोग हम करते हैं निषेध, आदेश, भीतर, अत्यंत के अर्थ में। जैसे नी प्लस यम, ये हो गया नियम। तो इसमें नी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आदेश के लिए हुआ है। और आगे उदाहरण इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है निवास, नी प्लस वास निवास। इसमें इंपॉर्टेंट है ये न्याय और न्यास। तो न्याय का क्या हो जाएगा? नी प्लस आय न्याय, और नी प्लस आस न्यास। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला उपसर्ग है निस या निर। इसका प्रयोग हम करते हैं रहित, निषेध या बाहर के अर्थ में। जैसे में दिया हुआ है निरपराध, तो निर प्लस अपराध मिलके का बनेगा नया शब्द निरपराध। इसमें भी जो निर है वो र इसमें आधा लिखाएगा और र के नीचे रहेगा हलंत। तो जब आप लिखेंगे तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि निर में हमेशा र आधा लिखाता है, तो उसको आधा लिखने के लिए र के नीचे हम लगाते हैं हलंत। और इसमें उदाहरण दिया हुआ है जैसे निर्मल, तो हो जाएगा इसका निर प्लस मल, ये है निर्मल। निर्भय, निर प्लस भय मतलब बिना भय के। तो निर्भय में प्रयोग हुआ है निषेध के लिए, तब बिना भय के। तो इसका उपयोग एक तो रहित के लिए होता है, एक निषेध के लिए होता है, और एक बाहर के लिए होता है। आगे जैसे इसमें उदाहरण दिया है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये निस्तेज, निस प्लस तेज निस्तेज। र में भी र पूरा जो है नहीं लिखाएगा, वो आधा लिखाता है, इसलिए उसके नीचे भी हलन लगाते हैं। और जो सा वाला है, जैसे इसमें उदाहरण हमने देखा निस्तेज, तो निस्तेज में भी सा पूरा नहीं लिखाएगा, वो हलंत में आधा रहता है, इसलिए सा के नीचे भी हलंत लिखाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे। आगे जैसे इसमें उदाहरण दिया है निसंकोच, तो इसका हो जाएगा निस प्लस संकोच। आगे है उदाहरण निर्जीव, निर प्लस जीव निर्जीव। अब है अगला उपसर्ग है परा। इसका हम उपयोग करते हैं विपरीत, उल्टा या अनादर के अर्थ में होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है मूल शब्द है जय, और उसमें हम लगाते हैं उपसर्ग परा, तो यह हो जाता है पराजय। और अगला दिया हुआ है परा प्लस काष्ठा, पराकाष्ठा। परी का प्रयोग हम करते हैं चारों ओर, पूर्ण या आसपास के अर्थ में परी का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है परिक्रमा, परी प्लस क्रमा। और इसमें उदाहरण दिया है, इंपॉर्टेंट है ये पर्यटन, पर्यटन का होगा परी प्लस अटन पर्यटन। पर्यवेक्षक, परी प्लस अवेक्षक। यह हो गया परी। परी का अर्थ हम प्रयोग करते हैं चारों ओर के लिए। जैसे हो जाएगा पर्यावरण का हो जाएगा परी प्लस आवरण, मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण। तो इसका उपयोग भी अलग अलग प्रकार से शब्द के अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगला दिया है उपसर्ग है, वह है प्र। का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? बहुत, विशेष या आगे के अर्थ में होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है प्रकृति, प्र प्लस कृति प्रकृति। आगे इसमें इंपॉर्टेंट है ये प्रसिद्धि, प्र प्लस सिद्धि, इसका हो जाएगा प्रसिद्धि। प्राध्यापक, प्र प्लस अध्यापक प्राध्यापक। आगे इसमें इंपॉर्टेंट है उदाहरण इसका, वह है प्रेषक। प्रेषक का हो जाएगा प्रे प्लस ईसक। प्रयत्न का है प्र प्लस यत्न। यह हो गया प्र से। अब आगे है प्रति उपसर्ग। तो प्रति का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हर एक, विरोध, बराबरी,
या विपरीत के लिए करते हैं। मतलब इसका उपयोग हम चार अर्थों में करते हैं, हर एक, विरोध, बराबरी और विपरीत के लिए। जैसे इसमें है उदाहरण, प्रति प्लस ध्वनि हो गया प्रतिध्वनि। आगे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है प्रति प्लस नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। आगे है प्रति प्लस हिंसा, प्रतिहिंसा। इसमें इंपॉर्टेंट है यह प्रत्युत्तर और प्रत्युपकार। तो प्रत्युत्तर का हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। मतलब किसी प्रश्न के बदले दिया गया उत्तर वह कहलाता है प्रत्युत्तर। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, यह है प्रत्युपकार। अगला उपसर्ग दिया है वी। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? विशेषता, भिन्नता या विपरीत को दिखाने के लिए हम उपयोग करते हैं वी का। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, वी प्लस जय, ये हो जाएगा विजय। विनाश, वी प्लस नाश, विनाश। मतलब ये विपरीत अर्थ को दिखा रहा है। विदेश, या भिन्नता को दिखा रहा है। मतलब विदेश मतलब अपने देश को छोड़ के जो बाहरी देश है, विदेश। आगे इसमें उदाहरण दिया है, जैसे इसमें दिया है विक्रय, वी प्लस क्रय। और है विशुद्ध, वी प्लस शुद्ध। और लास्ट विशिष्ट, वी प्लस शिष्ट। और लास्ट में दिया है विफल, वी प्लस फल। अगला उपसर्ग है, अगला उपसर्ग दिया है श्रम। त और आधा माह, इसको स के ऊपर बिंदी भी लगाते हैं, श्रम। इसका प्रयोग हम करते हैं संयोग या पूर्णता के अर्थ में करते हैं। जैसे सम प्लस कल्प हो जाएगा संकल्प, सम प्लस गति संगति। और संतुलन, सम प्लस तुलन, यह हो जाएगा संतुलन। तो इसमें भी जब हम उपसर्ग लगाएंगे श्रम, तो ये सम ऐसे लिखाएगा और माँ के नीचे हलन लगेगा, क्योंकि माँ है आधा। इसमें और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे दिया है सम प्लस न्यासी, इसका हो जाएगा सन्यासी। और जैसे ये दिया है सम प्लस मेलन, इसका हो जाएगा सम्मेलन। और आगे इसी प्रकार उदाहरण दिया है, इसमें इंपॉर्टेंट है, संतोष का पूछा जाता है, श्रम प्लस तोष, इसका हो जाएगा संतोष। और ये सम्मुख, सम प्लस मुख, सम्मुख, इसका अर्थ होता है सामने। अब अगला दिया है उपसर्ग, वह है शुभ। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? शुभ का प्रयोग शुभ, सहज, सुंदर, सुखी, अच्छा भाव के लिए हम प्रयोग करते हैं शुभ का। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, सुगम, सु प्लस गम, सुगम। और आगे है सुव्यवस्थित, सु प्लस व्यवस्थित, यह है सुव्यवस्थित। इसका प्रयोग हम किसके लिए किए हैं? सहज के लिए। आगे दिया है सुनयन, सु प्लस नयन, सुनयन, ये है सुंदर के भाव में उपयोग हुआ है। और आगे जैसे दिया है सुशिक्षित, सु प्लस शिक्षित, यह है सुशिक्षित। इसमें जितने उदाहरण दिए हैं, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया आप वही कर लेंगे तो आपका उपसर्ग ये वाला बन जाएगा। फिर आगे देख, ये तो हो गए थे। अब दूसरा दिया है कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अगला टॉपिक है इसमें, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत के कई शब्द और शब्दांश समास के प्रथम पद के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका प्रचलन धीरे धीरे क्या हो गया? उपसर्ग के रूप में होने लगा। जैसे इसमें दिया है अंतः या अंतर, इसका अर्थ होता है भीतर। इसका प्रयोग हम समास में करते थे प्रथम पद के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रयोग हम उपसर्ग के रूप में करने लगे हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, अंतः प्लस करण, अंतःकरण। अंतर प्लस जाति, अंतर जाति। अंतर प्लस मन, अंतर मन। आपको मेंस में दे देगा कि आप अंतः से दो उपसर्ग बनाइए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण। और जैसे इसमें दिया है अंतरराष्ट्रीय का क्या होगा? अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। आगे है अंतरदशा, अंतर प्लस दशा, अंतरदशा। अब इसमें आगे दिया हुआ है अ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अभाव के लिए करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है अकाल, अ प्लस काल, अ का प्रयोग होता है अभाव के लिए।
इसमें उदाहरण दिया है, जैसे दिया है ये अज्ञान, तो अ है उसका उपसर्ग है और ज्ञान है मूल शब्द। मूल शब्द में जब अज्ञान जो अ जुड़ता है तो वह बना अज्ञान, मतलब ये अभाव को बता रहे हैं, ज्ञान का अभाव। तो अ का प्रयोग ही हम किसके लिए करते हैं, अभाव के लिए करते हैं। और आगे दिया है अशुद्ध। अशुद्ध में अ उपसर्ग है, शुद्ध है मूल शब्द। जो नया शब्द बना है अशुद्ध, यह भी अभाव को बता रहा है कि जो शुद्ध नहीं वह अशुद्ध है, मतलब शुद्ध होने का अभाव अशुद्ध। अब आगे उदाहरण इसमें दिया हुआ है, अगला उपसर्ग है अधः। अधः का उपयोग संस्कृत में अधः, इसका हिंदी में अर्थ होता है नीचे। नीचे के लिए जब हम प्रयोग करते हैं वह कहलाता है अधः। जैसे इसमें दिया है अधः पतन, तो इसका हो जाएगा अधः प्लस पतन। आगे है अधः प्लस गति, अधोगति, मतलब ये सब नीचे के अर्थ में दिखा रहे हैं। अब हो गया अगला है अधोघात का, क्या हो गया, अधः प्लस घात, अधोघात। अब दिया हुआ है अगला अनु, सॉरी अगला दिया हुआ है अन। अन का भी अर्थ होता है अभाव के लिए। अ का भी प्रयोग हम करते हैं, अ का प्रयोग होता है अभाव के लिए। और इसमें दिया है अन, इसका भी प्रयोग हम अभाव के लिए ही करते हैं। जैसे इसमें दिया है अनाचार, अन प्लस आचार, मतलब जिसके में आचार का मतलब अच्छे विचारों का अभाव हो वह कहलाता है अनाचार। जैसे इसमें उदाहरण दिया है अन प्लस अधिकार, इसका हो जाएगा अनधिकार। तो जिसके पास अधिकार का अभाव है वह कहलाता है अनधिकार। अनधिकार है हमेशा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि अनधिकार ऐसा लिखाता है, अनाधिकार नहीं होता, ये होता है अनधिकार। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वाक्य शुद्धि या फिर शब्द शुद्धि जब हम देखेंगे तब देखेंगे, बाकी ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे जो दिया हुआ है अनादि, अनादि का क्या होगा, अन प्लस आदि अनादि। अनेक का होगा अन प्लस एक अनेक। और अगला हुआ है, अगला दिया हुआ है अलम। अलम मतलब होता है सजा हुआ, इसका उपयोग हम करते हैं सजा हुआ। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है अलम प्लस कार, अलंकार मतलब आभूषण। और जैसे दिए अलम प्लस करण, अलंकरण, तो इसका अर्थ का प्रयोग हम करते हैं सजा हुआ के लिए। अगला उपसर्ग है कु, संस्कृत में इसका कु का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में बुरे अर्थ में। जैसे इसमें दिया है कु प्लस कर्म, ऐसा कर्म जो बुरा है वह कहलाता है कुकर्म। तो कु है उसका उपसर्ग और कर्म है उसका मूल शब्द, तो नया जो शब्द बनेगा वह हो गया कुकर्म। आगे जैसे दिया हुआ है इसमें देखते हैं हम कु प्लस रूप, कुरूप अर्थात जो अच्छा नहीं दिखता है, तो बुरे के अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं कुरूप। और दिया हुआ है कु प्लस मति, कुमति। और अगला उपसर्ग दिया है चीर। चीर का प्रयोग हम करते हैं बहुत देर के अर्थ में। जैसे चिर प्लस स्थाई, चिर स्थाई अर्थात जो वस्तु बहुत लंबे समय तक बनी रहती है वह कहलाता है चिर स्थाई। जैसे इसमें दिया है चिर प्लस जीवी, चिरजीवी अर्थात जो बहुत देर तक बहुत समय तक के जीवित रहे वह कहलाता है चिरजीवी। और जैसे इसमें उदाहरण दिया है चिरकाल, चिर प्लस काल, चिरायु, चिर प्लस आयु, मतलब जो बहुत लंबे समय तक जिसकी आयु हो वह कहलाता है चिरायु। अगला दिया हुआ है उपसर्ग है तीर। तीर का अर्थ हम प्रयोग करते हैं तुच्छ के लिए, अर्थात जैसे इसमें दिया है तिरस्कार, तिरस्कार का हो जाएगा तिरह प्लस कार, तिरस्कार। तिरह प्लस हित, तिरोहित। तिरह प्लस भाव, तिरोभाव। अगला दिया हुआ है उपसर्ग वह है पर। पर का उपयोग हम करते हैं दूसरा अर्थ में। जैसे इसमें उदाहरण दिया है परदेश, तो दूसरा देश, मतलब जो देश हमारा नहीं है वह कहलाता है परदेश। आगे दिया है परलोक। फिर है पराधीन, पर प्लस आधीन मतलब दूसरे के अधीन। अगला दिया हुआ है उसमें उपसर्ग पुनर। पुनर का अर्थ उपयोग हम करते हैं फिर के लिए, पुनर का उपयोग हम करते हैं
फिर के लिए, जैसे इसमें उदाहरण दिया है पुनर्जन्म, पुनर प्लस जन्म मतलब फिर से जन्म, और दिया है पुनर्निर्माण, पुनर प्लस निर्माण मतलब फिर से निर्माण। तो पुनर का प्रयोग हम करते हैं फिर से के लिए, जैसे इसमें आगे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे दिया है पुनर्विवाह, पुनर प्लस विवाह मतलब फिर से विवाह। अब आगे है उपसर्ग पुरः, पुरः का होता है सामने के अर्थ में, जैसे इसमें दिया है पुरः प्लस कार, पुरस्कार। अगला उपसर्ग है पुरा, पुरा का अर्थ होता है पहले, इसका उपयोग हम करते हैं पहले के अर्थ में, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है पुरा प्लस तन, पुरातन अर्थात प्राचीन पहले से, पुरा प्लस तत्व, पुरातत्व, पुरा प्लस काल, पुरा काल। और अगला है उपसर्ग है प्राक, प्राक का उपयोग किसके लिए करते हैं हम, पहले के अर्थ में करते हैं, जैसे प्राक प्लस ऐतिहासिक, इसका हो गया प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस वैदिक, प्राग वैदिक, और प्राग प्लस कथन, प्राग। अगला उपसर्ग दिया है प्रादुर, प्रादुर संस्कृत का शब्द है, इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं प्रकट होने के अर्थ में, जैसे प्रादुर प्लस भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर प्लस भूत, प्रादुर्भूत। अगला दिया हुआ है बहिर, बहिर का उपयोग हम करते हैं बाहर के अर्थ में, जैसे इसमें दिया है बहिर प्लस गमन, बहिर्गमन अर्थात बाहर जाने का, बहिर्गमन, बहिर प्लस अंग, बहिरंग। अब अगला उपसर्ग है शत, शत का प्रयोग हम अच्छे के अर्थ में करते हैं, जैसे इसमें उदाहरण दिया है सदाचार, सत प्लस आचार, सदाचार, सत प्लस गति, सदगति। अगला है सम, अगला उपसर्ग दिया हुआ है सम, सम का प्रयोग हम करते हैं बराबर के लिए, जैसे इसमें उदाहरण दिया है सम प्लस कोड, श्रम कोड, सम प्लस कालीन, श्रमकालीन। अगला है सह, सह का उपयोग हम करते हैं साथ के अर्थ में, इसमें उदाहरण दिया हुआ है सह प्लस कारिता, सहकारिता। आगे जैसे इसमें उदाहरण दिया है सह प्लस पाठी मतलब साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। तो आप देख लेंगे उदाहरण इसमें और जो भी है। अगला है उपसर्ग स्व, स्व का प्रयोग हम करते हैं अपना के अर्थ में, जैसे स्व प्लस चालित, स्वचालित, स्व प्लस राज्य, स्वराज्य, स्व प्लस देश, स्वदेश। स्व का प्रयोग हम करते हैं अपना के लिए। अगला इसमें दिया हुआ है, हमने पढ़ा उपसर्ग, अब आगे है तत्सम से हम पढ़े थे उपसर्ग, अब हम पढ़ेंगे तद्भव, तद्भव से उपसर्ग दूसरा है टॉपिक। तो तद्भव से उपसर्ग, तद्भव मतलब हिंदी, हिंदी के उपसर्ग। तो इसमें भी हमने पढ़ा था अ का प्रयोग हमने पढ़ा था अभाव के लिए, इसमें भी अभाव और निषेध के लिए करते हैं, जैसे उसमें उदाहरण दिया है अछूत, जो छूने योग्य नहीं है मतलब उसमें बता रहे हैं वह है अछूत। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है अटल, इसमें अन्य शब्द दिया हुआ है अ से जैसे बनेगा अ प्लस लग, अलग, अथाह, अ प्लस था, अ प्लस भागा, अभागा। तो इसमें जो सामने के जो शब्द है वह है अ, यह सब है उपसर्ग, इसका प्रयोग हम अभाव के लिए करते हैं। आगे दिया हुआ है अध, अध का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अध का प्रयोग हिंदी में हम आधा के लिए करते हैं, जैसे अध खिला, आधा खिला हुआ वह कहलाता है अध खिला। और उदाहरण दिया है इसमें अध पका, जो आधा पका हुआ है वह होता है अध पका, मतलब अध का प्रयोग हम आधा के लिए करते हैं। इसमें और भी उदाहरण दिया है, जैसे अन्य शब्द इसमें दिए हैं अध मरा, आधा मरा हुआ अध मरा, अध कचरा, अध नंगा, अध खाया, अध पचा, जो आधा पचा हुआ हो अध पचा। इसमें और भी उदाहरण है, आप देख लेंगे। आपको पूछेगा कि अध से आप दो उपसर्ग बनाइए, तो लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे अध प्लस पका बराबर अध पका। अगला दिया हुआ है इसमें अन, अन का भी प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, निषेध या अभाव के लिए करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है उदाहरण
अन प्लस होनी, अनहोनी। अन्य शब्द है अनपढ़, अन प्लस पढ़, मतलब पढ़ने के अभाव को बता रहा कि वह पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसके लिए अभाव के लिए उपयोग हुआ है। अन प्लस मोल, अनमोल। जैसे इसमें और उदाहरण दिया हुआ है, अनबोला, अनबन, अनमना, अनमेल, अनकहा, अनसुनी। अगला दिया हुआ है उन का प्रयोग हम एक कम के अर्थात में करते हैं, मतलब किसी से भी एक कम उसका प्रयोग हम करते हैं उन के लिए। इसका उपयोग सामान्यतः हम गिनती के लिए करते हैं, जैसे 29, उन प्लस 30, मतलब 30 में एक कम वह कहलाएगा 29, 30 में एक कम 29। जैसे इसमें दिया है 59, उन प्लस 60, मतलब 60 में एक कम 59, यह है एक कम का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे अन्य शब्द दिया है इसमें 19, 20 में एक कम 49, 50 में एक कम, मतलब उन का प्रयोग हम करते हैं एक कम के अर्थ में। अगला उपसर्ग है, अगला उपसर्ग दिया है औ या औ। इसका प्रयोग हम करते हैं हीन या बुरा के अर्थ में, जैसे औ प्लस गुड़, अवगुड़, औ प्लस गुड़। ये दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही रूप या हम लिखते हैं हिंदी में तो अवगुड़ ऐसे ना लिख के इसका प्रयोग करते हैं, जबकि दोनों का अर्थ सेम ही होता है। और का प्रयोग हीन या बुरा के लिए, मतलब जिसमें बुरी, जिसके गुण अच्छे नहीं है, मतलब बुरे गुण है, वह कहलाता है अवगुण। इसलिए इसका बुरे के अर्थ में प्रकट होता है। जैसे अन्य शब्द दिया है अवतार, अवघट, औरस, अवगुण और औढ़र। आगे है इसमें उपसर्ग क, अ या कु। इसका हम उपयोग करते हैं बुरा के अर्थ में, जैसे कपूत, क प्लस पूत, कपूत। आगे है कुपूत, दोनों ही सही है, कपूत भी बोलते हैं और कुपूत भी बोलते हैं। जैसे इसमें उदाहरण और दिया है कु प्लस चाल का है कुचाल। अगला है चौ, चौ का प्रयोग हम करते हैं चार के अर्थ में, जैसे चौमासा, चौ प्लस मासा, मतलब 4 माह, चौमासा। चौराहा, चौ प्लस राहा, 4 राहों का समूह चौराहा। तो चौ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, चार के लिए करते हैं। इसमें अन्य शब्द जो दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है चौमुखा, चारों मुख, चौतरफा, चारों तरफ, चौखट, चौकोर, चौपाई और चौपाया। अगला है उपसर्ग, इसमें दू। दू का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कम के अर्थ में करते हैं, जैसे दू प्लस बला, दुबला। जो व्यक्ति बहुत पतला रहता है उसको हम दुबला पतला बोलते हैं। अगला दिया है दुकाल, दू प्लस काल। तो दू का अर्थ, दू का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, कम के लिए करते हैं। इसमें और उदाहरण दिया हुआ है। अब अगला उपसर्ग है वह है नी। नी का प्रयोग हम करते हैं निषेध, अभाव या रहित के अर्थ में। जैसे इसमें दिया है नी धन डर, ये हो जाएगा निडर, मतलब बिना डर के। अभाव को बता रहा है कि डर का उसके में अभाव है, इसलिए वह निडर है। अगला है निपट, नी प्लस पट। और इसमें अन्य शब्द जैसे दिया है निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निठल्ला और निधड़क। अगला है उपसर्ग पर। पर का प्रयोग हम दूसरी पीढ़ी के लिए करते हैं, जैसे पर दादा, पर नाना और पर पोता। यहाँ पर का उपयोग हम दूसरी पीढ़ी के लिए करते हैं। परदादा किसको बोलते हैं, अपने पिता के पिता को हम बोलते हैं परदादा, मतलब वो दूसरी पीढ़ी से संबंधित है, तो पर का उपयोग हम करते हैं दूसरी पीढ़ी के लिए। आगे दिया हुआ है बिन। बिन उपसर्ग, इसका प्रयोग हम करते हैं रहित के अर्थ में। जैसे इसमें दिया है बिन ब्याहा, मतलब जिसका ब्याह रहित, यह हो गया जिसका शादी नहीं हुआ है वह कहलाता है बिन ब्याहा, मतलब उसमें शादी रहित, बिन ब्याहा। अगला दिया है बिन मांगा, बिन खाया और बिन बात, बिना बात के, मतलब अभाव को भी उसमें बता रहे हैं। अगला है भर। भर का उपसर्ग भर, इसका प्रयोग हम करते हैं भरा हुआ। जैसे भर पेट, मतलब पेट भर। भरमार, मतलब बहुत सारा जो है वह भरमार कहलाता है। भरपूर, भर प्लस पूर, तो भर का हम प्रयोग करते हैं भरा हुआ के लिए। आगे उपसर्ग दिया है स या सु।
स या सु इसका प्रयोग हम करते हैं सहित या अच्छा के अर्थ में, जैसे है स प्लस हित शहित, स प्लस पुत शपुत। इसमें अन्य शब्द है स का प्रयोग हम सहित और अच्छा के लिए करते हैं। इसमें दिया है जैसे सुकन्या, सु प्लस कन्या, जो कन्या बहुत अच्छी है उसे कहते हैं हम सुकन्या। आगे दिया है सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, सचेत और सकाम। स या सु का प्रयोग हम करते हैं अच्छे के लिए। स प्लस काम सकाम मतलब अच्छा काम। हमने देखा संस्कृत के उपसर्ग मतलब तत्सम के, तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्ग। अब अगला आता है तीसरा पार्ट है उसका विदेशज उपसर्ग। तो विदेशज उपसर्ग मतलब जो विदेशी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग हिंदी के शब्दों में करते हैं वह कहलाता है विदेशज उपसर्ग। तो इसमें दिया हुआ है हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशज उपसर्ग को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो है पहला उर्दू के उपसर्ग है और दूसरा है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग को भी हम जो उर्दू भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय जिसे हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है वह कहलाता है उर्दू के उपसर्ग। तो हमने उर्दू के उपसर्ग को भी दो भाग में बांटा है, पहला है अरबी के और दूसरा होता है फारसी के। अब है इसमें दूसरा दिया हुआ है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के उपसर्ग वे उपसर्ग जिसे अंग्रेजी भाषा के वे उपसर्ग जिसे हम हिंदी भाषा में स्वीकार किए हैं वह कहलाता है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला दिया हुआ है अरबी उपसर्ग, अरबी भाषा के उपसर्ग। इसमें अल, अल जो है अरबी भाषा का उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम हिंदी में निश्चित के अर्थ में करते हैं, जैसे अलमस्त, अल प्लस मस्त, अलगरज और अलबत्ता। अब है अगला उपसर्ग दिया है एन, एन का प्रयोग हम करते हैं ठीक या पूरा। एन जो है अरबी भाषा का उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम हिंदी में ठीक या पूरा के लिए करते हैं, जैसे एन प्लस वक्त, एन वक्त, एन प्लस मौका, एन मौका। मतलब एन वक्त का अर्थ हो गया सही समय में मतलब ठीक समय में, तो इसका प्रयोग ठीक के लिए किया गया। एन मौका मतलब ठीक मौके पर। तो एन जो है अरबी के उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम हिंदी में ठीक या पूरा के लिए करते हैं। अगला दिया हुआ है गैर, गैर शब्द है अरबी के हैं, इसका प्रयोग हम हिंदी में भिन्न के अर्थ में करते हैं, जैसे इसमें दिया है उदाहरण गैर मुल्क। तो गैर का अर्थ हो गया भिन्न, मुल्क मतलब देश, मतलब जो दूसरे देश का हो उसके लिए गैर मुल्क। जैसे गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है वह है गैर सरकारी, तो गैर का प्रयोग हम भिन्न के लिए करते हैं। गैर कानूनी, जो कानूनी नहीं है वह होता है गैर कानूनी, मतलब उसका अर्थ भिन्न के रूप में प्रयोग होता है। अगला दिए है फी, फी का प्रयोग हम करते हैं प्रत्येक के लिए। हिंदी भाषा में जो अरबी के उपसर्ग है उसका प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा शब्द नहीं हुए हैं, एक का एक दो ही होंगे उसके उदाहरण। कई अधिकतर उपसर्ग में और भी उपसर्ग में प्रयोग होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है फी, फी का प्रयोग हम करते हैं प्रत्येक के अर्थ में। तो इसमें उदाहरण एक दिया हुआ है फीसदी, फी प्लस सदी मतलब फीसदी। अगला उपसर्ग है बिल, बिल का प्रयोग हम करते हैं साथ। जो बिल है अरबी के उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं साथ के लिए, जैसे बिल प्लस कुल बिल्कुल। आगे है ला, ला का, ला जो है अरबी उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम हिंदी में बिना के अर्थ में करते हैं, जैसे लापता, जिसका हमें पता नहीं है वह है लापता। अगला है लाचार, लावारिस, जिसका वारिस नहीं है मतलब बिना वारिस के वह है लावारिस। लाजवाब, ला इलाज मतलब जिसका कोई इलाज बिना इलाज के, ला इलाज। लापरवाह, जिसकी बिना परवाह के, यह हो गया अरबी के उपसर्ग। अगला दिया है बिला, बिला का हम प्रयोग करते हैं बिना के अर्थ में, जैसे बिला दिमाग मतलब बिना दिमाग का, बिला कुसूर मतलब बिना कुसूर का। इसका उपयोग हम सामान्यतः हिंदी में नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी उपयोग हो जाता है, इसलिए हमें याद रखना है कि विदेशज उपसर्ग में अरबी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग है। अब उर्दू के उपसर्ग में दूसरा प्रकार है फारसी के उपसर्ग। फारसी के उपसर्ग में पहला दिया हुआ है कम, कम का प्रयोग हम करते हैं थोड़ा या हीन के अर्थ में, जैसे कम
प्लस उम्र दिया हुआ है कम उम्र, कम प्लस कीमती, कम कीमती मतलब थोड़ा कीमती। अगला इसमें दिया है आर्थिक के उपसर्ग में, जैसे इसमें कम में और उदाहरण दिया है, कम प्लस जोर हो जाएगा कमजोर। और इसमें जो खुश शब्द है वह फारसी से लिया गया है। यह पूछता है कि खुश किस भाषा का शब्द है, तो हमें उसका आंसर लेना है फारसी। इसका प्रयोग हम करते हैं अच्छा के अर्थ में, जैसे खुशबू, खुश प्लस बू। अगला है खुश दिल, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशखबरी। तो ये खुश का प्रयोग हम करते हैं अच्छा के लिए। अगला दिया है दर, दर का हिंदी में अर्थ होता है में। इसका प्रयोग जैसे दिया हुआ है इसमें उदाहरण, दर प्लस कार दरकार, दरमियान, दर प्लस मियान। इसका अर्थ हम प्रयोग करते हैं में के लिए, जैसे दर किनार। आगे दिया हुआ है इसमें उपसर्ग है फारसी के, ना उपसर्ग। ना का प्रयोग हम करते हैं अभाव के लिए, जैसे इसमें दिया हुआ है ना प्लस पसंद, ना पसंद मतलब जो हमें पसंद नहीं है, इसमें पसंद का अभाव है। आगे उदाहरण है नामुमकिन, जो मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है अर्थात मुमकिन होने का अभाव है उसमें, तो वह कहलाएगा नामुमकिन। नाराज, नालायक और नादान। आगे दिया है ब जो है फारसी का उपसर्ग है। इसका प्रयोग हम करते हैं और में या अनुसार, जैसे ब प्लस नाम बनाम, ब प्लस दस्तूर। आगे दिया है ब प्लस दौलत बदौलत, बगैर, ब प्लस गैर बगैर। आगे है बद, बद उपसर्ग फारसी, इसका अर्थ होता है बुरा, जैसे बद प्लस मास बदमाश, बद प्लस नाम बदनाम, बद किस्मत, बद प्लस किस्मत अर्थात जिसकी किस्मत बुरी होती है उसे बदकिस्मत कहते हैं। तो बद का उपयोग हम किसके लिए कहते हैं, बुरे के लिए, बदबू। और आगे इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है बदमिजाज और बदनसीब। इसमें अगला उपसर्ग है फारसी का बर, बर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऊपर, पर या बाहर के अर्थ में। जैसे इसमें दिया हुआ है पर प्लस खास्त बर्खास्त, बर्खास्त मतलब बाहर, बर्दाश्त, पर प्लस दास्त, इसका हो गया बर्दाश्त। आगे है फारसी का उपसर्ग है बा का प्रयोग हम करते हैं शाद के अर्थ में, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बाखूबी। तो बा जो है फारसी का उपसर्ग है। अधिकतर हमको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वह तत्सम और तद्भव के उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं। और इसमें जैसे दिया है बे उपसर्ग है, ये है फारसी का। बे का अर्थ होता है बिना, जैसे बेईमान, जो बिना ईमान के वह है बेईमान। बेइज्जत, बिना इज्जत के, बेचारा, बेवकूफ, बेरहम, यह सब है फारसी के उपसर्ग जो बे से बने हुए हैं। अगला दिया हुआ है शर, सर का अर्थ होता है हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, मुख्य के लिए। जैसे सर का प्रयोग मुख्य के लिए, तो इसमें दिया हुआ है सर प्लस कार सरकार, सर प्लस ताज सरताज, सर प्लस दार सरदार, सरहद सरपंच। ये इंपॉर्टेंट है सरपंच। तो आपको पूछेगा कि सरपंच में कौन से पंच में कौन से भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है, तो वह हो जाएगा फारसी। फारसी में सर, इसका प्रयोग होता है मुख्य, मतलब पंचों का जो मुखिया होता है वह कहलाता है सरपंच। तो सर जो है फारसी भाषा का उपसर्ग है। अगला देखते हैं हम जो उपसर्ग है वह भी फारसी से लिया गया है। इसका अर्थ हम हिंदी में प्रयोग करते हैं साथ, बराबर या समान के अर्थ में। जैसे हमराज, हम सफर, हमराह, हमदर्द और हम उम्र। हम उम्र का अर्थ होता है बराबर उम्र के, तो हम का प्रयोग हम साथ, बराबर और समान तीनों अर्थ में करते हैं। अगला दिया है हर,
यह फारसी का उपसर्ग, इसका प्रयोग हम प्रत्येक के अर्थ में करते हैं, जैसे हर दिन, हर दिन। जैसे इसमें दिया हुआ है हर प्लस दिन, हर दिन मतलब प्रत्येक दिन। हर प्लस साल, हर साल मतलब प्रत्येक साल। इसका हर का भी प्रयोग प्रत्येक के लिए करते हैं, और जो हर है वह फारसी के उपसर्ग है। जैसे इसमें और उदाहरण दिया है, हर बार, हर एक, हर माह, हर रोज, हर तरह। हर जो है फारसी के उपसर्ग है। अब हम अगला देखते हैं, विदेशज में दूसरा जो प्रकार था अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के उपसर्ग में तब, तब का अर्थ हम हिंदी में अधीन, भीतरी, नीचे और सह के अर्थ में करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, तब प्लस इंस्पेक्टर, तब इंस्पेक्टर, तब प्लस रजिस्ट्रार, तब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब कमेटी, सब डिवीजन, सब डिवीजन। तो जो सब है वह अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। आगे आगे जो दिया हुआ है डिप्टी, डिप्टी जो है अंग्रेजी का उपसर्ग है। इसका हम उपयोग हिंदी में सहायक या उप के अर्थ में करते हैं। जैसे इसमें दिया है डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी जो है अंग्रेजी का उपसर्ग है। कलेक्टर भी अंग्रेजी के ही शब्द है, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। अब अगला होता है वाइस। वाइस का भी अंग्रेजी उपसर्ग है। इसका प्रयोग हम हिंदी में सहायक या उप के लिए करते हैं, जैसे वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है जनरल। जनरल का प्रयोग हम करते हैं प्रधान के लिए, जैसे दिया है इसमें जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी। ये इंग्लिश का ही शब्द है, लेकिन हम इसका उपयोग प्राय आजकल हिंदी में करने लगे हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर। आगे इसमें दिया हुआ है चीफ। चीफ जो है अंग्रेजी का उपसर्ग है। इसका प्रयोग हम हिंदी में प्रमुख के लिए करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर मतलब मुख्य इंजीनियर या प्रमुख इंजीनियर। आगे दिया है हेड। हेड का प्रयोग भी प्रधान या प्रमुख के लिए किया जाता है हिंदी में। इसमें दिया है हेड मास्टर और हेड क्लर्क। तो आज उपसर्ग का यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा कि हिंदी में उपसर्ग हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला होता है तत्सम से, अर्थात जो उपसर्ग संस्कृत से आए हैं, और दूसरा है तद्भव से, अर्थात जो स्वयं हिंदी के उपसर्ग है। और तीसरा हमने देखा था विदेशज से। इसको भी हमने 2 भाग में देखा था। एक था पहला उर्दू और दूसरा है अंग्रेजी। उर्दू को भी हमने 2 भाग में डिवाइड करके देखा। पहला था अरबी के और दूसरा है फारसी की। तो आज हमारा ये हिंदी का टॉपिक है उपसर्ग है, वह आज समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। थैंक यू।